अब देखते हैं हम लोग आगे। हम लोग कल बात कर रहे थे क्रिटिकल लोड का। क्रिटिकल लोड का हमने फॉर्मूला लिखा था, किसी कॉलम में जो मैक्सिमम लोड लगा सकते हैं वो उसका क्रिटिकल लोड कहलाता है। सो दिस इज राइट फॉर्मूला ऑफ दैट। और हमने बताया था कि जो क्रिटिकल लोड है ये डिपेंड करता है एंड कंडीशन मतलब लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए कॉलम डिपेंड्स अपॉन द एंड कंडीशन ऑफ द कॉलम। कॉलम के एंड कंडीशन पे ये डिपेंड करता है, क्योंकि एल इफेक्टिव जो है आपका वो एंड कंडीशन पे बेस्ड होता है। फिक्स्ड एंड के केस में एल इफेक्टिव सबसे मिनिमम होता है, दैट इज 0.5 एल, और बाकी सबके केस में ये होता है। हियर आई मिनिमम वैल्यू इज टेकन, हियर आई मिनिमम वैल्यू इज कंसीडर। यहां पर जो है हम लोग आई मिनिमम वैल्यू कंसीडर करते हैं बिकॉज, है ना, बिकॉज कॉलम tends to buckle about the axis for which moment of inertia is minimum. Moment of inertia is minimum. इस प्रकार से हम लोग इसका यूज करते थे। अब क्या होता है, अगर आपके पास कोई होलो सर्कुलर सेक्शन है तो वो बेस्ट कंप्रेशन मेंबर होता है ना। होलो सर्कुलर सेक्शन होलो सर्कुलर सेक्शन जो होगा, होलो सर्कुलर सेक्शन is most efficient in resisting compression. Hollow circular section is most efficient in resisting compression because its moment of inertia about the axis is maximum। चूंकि यहाँ पर आपका ये लोड जो है ये इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर भी डिपेंड कर रहा है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज़्यादा किसी एक्सिस के अबाउट जो जिसका सबसे ज़्यादा होगा उसी का क्रिटिकल लोड सबसे ज़्यादा होगा। इस प्रकार से होलो सर्कुलर सेक्शन जो है वो मोस्ट इफिशिएंट सेक्शन होगा इन रेसिस्टिंग द कंप्रेशन, व्हाइल आई सेक्शन इज most efficient in resisting bending moment because its plastic moment and section modulus is maximum। section modulus is maximum। अब हम लोग इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, पी सी आर बराबर ई स्क्वायर पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम बाय एल इफेक्टिव का स्क्वायर। इस प्रकार से भी हम लोग लिख सकते हैं। और आई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई मिनिमम को लिख सकते हैं ए इंटू आर मिनिमम का स्क्वायर। तो पी सी आर कैन बी रिटर्न एज पाई स्क्वायर ए आर मिनिमम का स्क्वायर बाय एल इफेक्टिव का स्क्वायर। इस प्रकार से हम लोग इसको लिख सकते हैं। एल इस इफेक्टिव को अगर हम लोग एल भी मान लें तो कोई दिक्कत नहीं है, या फिर इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि पी सी आर ई ए बाई एल इफेक्टिव बाई आर मिनिमम का स्क्वायर। सिंस आप जानते हैं, क्या जानते हैं, सिंस लैम्डा बराबर आप जानते हैं कि एल इफेक्टिव बाई आर मिनिमम होता है।
so it can be written as PCR equal to this. मीन्स लोड कैरिंग कैपेसिटी जो है वो जो है एक और बात पे डिपेंड करेगा, दैट इज EA, ठीक है। हेंस लोड कैरिंग कैपेसिटी of a column is also depends upon axial rigidity EA को हम लोग एक टर्म एक्सियल रिजिडिटी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। तो EA पर भी हमारा जो है ये लोड कैरिंग कैपेसिटी जो है वो टेस्ट होगा, और ये जनरली जो है लॉन्ग कॉलम के लिए सही होता है। तो लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए लॉन्ग कॉलम ज़्यादा अच्छा रहेगा। लॉन्ग कॉलम इज आल्सो डिपेंड्स अपॉन व्हाट, डिपेंड्स अपॉन एक्सियल रिजिडिटी EA। एक्सियल रिजिडिटी क्या होता है, इसको अगर हम लोग जानना चाहें तो हम लोग इसको समझ सकते हैं कि एक्सियल रिजिडिटी होता क्या है। तो देखिए आप फॉर्मूला जानते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E इक्वल टू P बाई A इंटू डेल L बाई L। तो टर्म EA यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, दिस इज नॉन एज एक्सियल रिजिडिटी, और ये जो एक्सियल रिजिडिटी है, अगर इसको हम लोग डिफाइन करें कि व्हाट इज द एक्सियल रिजिडिटी, तो ये एक्सियल रिजिडिटी वह होता है कि हम लोग कितना लोड लगाएं एक यूनिट, कि कितना लोड लगाएं हम लोग एक यूनिट लेंथ ऑफ मेंबर पे, कि उसमें जो डिफॉर्मेशन है वो यूनिट हो। यानी अगर इसको हम लोग 1 कर दें, इसको भी 1 कर दें, तो ये EA बराबर हो जाएगा P। हेंस axial rigidity is the load applied on a member such that it produces unit deformation for unit length of member. So axial rigidity is nothing but this is the load. Axial rigidity is nothing but this is the load which applied on the member for unit length produces unit deformation. आपका जो है लोड कैरिंग कैपेसिटी वो एक्सियल रिजिडिटी पर भी डिपेंड करेगा, नोट कर लीजिए। हो गया। नीचे देखो करके आएगा। नहीं नहीं, खराब नहीं लगाना है, अच्छा लगना चाहिए। हाँ हाँ था, अब इसको फिर ऊपर करोगे तो फिर इंटू हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो फार्मूला कुछ नहीं है, फार्मूला कहाँ है, तो बस इधर उधर कर रहे हैं, फार्मूला तो एक ही है यही। अब देखो अब PCR जो है, PCR ये देखिए पाई स्क्वायर EI मिनिमम बाय L इफेक्टिव का स्क्वायर, ये कांस्टेंट है। तो लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए लॉन्ग कॉलम इज आल्सो डिपेंड्स अपॉन एक्सियल रिजिडिटी,
और ये जो टर्म है ये कांस्टेंट हो गया, पाई स्क्वायर कांस्टेंट हो गया, एल इफेक्टिव भी कांस्टेंट हो जाएगा एक पर्टिकुलर फिक्स्ड इन के लिए। तो जो आपका पी सी आर है वो देखिए इस पे डिपेंड कर रहा है। तो हेंस लोड कैरिंग कैपेसिटी also depends upon EI। मिनिमम नहीं ले रहे हैं हम, सिर्फ EI लिख रहे हैं। दिस EI इज नॉन एज फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी क्या होता है उसको हम लोग समझते हैं थोड़ा सा। देखिए आप जानते हैं फ्लेक्सुरल फार्मूला, दिस फ्लेक्सुरल फार्मूला इज व्हाट, M by I इक्वल टू E by R इक्वल टू F by Y। ये फार्मूला आप जानते हैं, ठीक है। इन दोनों को लेते हैं हम लोग, E और I निकालना है हम लोग। M by I इक्वल टू E by R, तो EI इक्वल टू व्हाट, M इंटू R, ठीक है। अगर इस R को हम लोग यूनिट कर दें, 1 कर दें, तो EI को हम लोग क्या बोल रहे हैं, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। ये स्टिफनेस बताता है इक्वल टू M, मतलब फ्लेक्सुरल रिजिडिटी नथिंग बट दिस इज द मोमेंट अप्लाइड ऑन ए बॉडी सच दैट इट रेडियस ऑफ कर्वेचर बिकम्स 1। तो फ्लेक्सुरल रिजिडिटी क्या है, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी इज moment applied on a member such that moment applied on a member such that radius of curvature is unit, ठीक है। अभी एक रिलेशन आया था, क्या आया था, PCR इक्वल टू पाई स्क्वायर EI, सॉरी पाई स्क्वायर EA बाय एल इफेक्ट लेमडा का स्क्वायर। ये रिलेशन अभी हम कुछ देर पहले निकाले थे, इसके पहले वाला स्क्रीनशॉट में यहाँ पर था। तो दिस इज द क्रिटिकल लोड। अब क्रिटिकल लोड पर यूनिट एरिया अगर हम लोग करें तो लोड पर यूनिट एरिया इज स्ट्रेस, तो दिस इज नॉन एज क्रिटिकल स्ट्रेस। तो ये फॉर्मूला आयलर्स दिया था, तो दिस इज आयलर्स क्रिटिकल स्ट्रेस एंड दिस इज रिप्रेजेंट एज FCR and this is equal to pi EA, pi square E by lambda square. So critical stress equal to pi square E by lambda square, ठीक है ना। कोई डाउट है यहाँ तक किसी को? एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब कुछ नोट लगा के हम लोग लिखेंगे। अब आप जानते हैं परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या होता है ना। एज पर IS 800/2007 the permissible
कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कंप्रेशन फॉर ए लॉन्ग कॉलम, यहाँ हमने वर्ड यूज किया है लॉन्ग कॉलम, इज सिग्मा 80 इंटू 0.6 FY। इससे आप पहले से परिचित हैं, आप पहले ही पढ़ चुके हैं इसको। इसके अलावा क्या होता है 0.6 FCR इंटू FY। FCR यहाँ पर क्या है, क्रिटिकल स्ट्रेस है, डिवाइडेड बाय FCR टू द पावर n प्लस FY टू द पावर n टू द पावर 1/n, है ना। दिस इज द फार्मूला फॉर कंप्रेसिव स्ट्रेस। टेक द मिनिमम वैल्यू, टेक मिनिमम वैल्यू। लेकिन ये फार्मूला कब है, ये दोनों तब यूज करना है आपको जब कॉलम लॉन्ग होगा। शॉर्ट कॉलम रहेगा तो 0.6 FY, ठीक है। वेयर FCR इज व्हाट, FCR अभी भी हमने लिखा था, क्या लिखा था FCR लिखा था आयलर्स क्रिटिकल स्ट्रेस, और FY आप जानते हैं क्या होता है, FY यील्ड स्ट्रेस। n जो है, ये n जो है एक इम्परफेक्शन फैक्टर है, क्योंकि लॉन्ग कॉलम जब हो जाएगा तो वो कंप्लीटली जो है वो कंप्लीटली एक कंप्रेशन मेंबर नहीं रहेगा, क्योंकि बकलिंग विल बी आल्सो स्टार्ट। इम्परफेक्शन फैक्टर है, दिस इज इक्वल टू 1.4। ये इम्परफेक्शन फैक्टर को हम लोग क्या किए हैं, टू टेक केयर ऑफ इसेंट्रिसिटी, मतलब बेंडिंग मोमेंट को हम लोग केयर करने के लिए यूज किए हैं। क्योंकि जब कॉलम लॉन्ग हो जाएगा तो वो 100% स्ट्रेट नहीं रह सकता है, और जब 100% स्ट्रेट नहीं रह सकता है तो स्ट्रेटनेस आएगा नहीं, तो हमारा जो कॉलम होगा वो परफेक्ट नहीं होगा, परफेक्ट स्ट्रेट नहीं होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि इम्परफेक्शन फैक्टर का यूज करते हैं, एंड दिस फार्मूला इज नॉन एज Rankine-Marchant's formula. This is come from Marchant's, आप सौ में पढ़े होंगे, Rankine's formula. The imperfection factor is take to care of, the imperfection factor is take to care of eccentricity of load or straightness of column। इस प्रकार से आपको परमेश्वर वैल्यू क्या लेना है वो आप यहां से देख सकते हैं। तो अब देखिए क्या है कि आपका जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है किसी भी लॉन्ग कॉलम का, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि परमिसिबल एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस जो है लॉन्ग कॉलम का, वो किस किस बात पे डिपेंड करेगा। अगर FCR का फॉर्मूला हम लोग लिखें तो दिस FCR इक्वल टू व्हाट, पाई स्क्वायर E बाय लैम्डा का स्क्वायर, अभी भी देखे थे हम लोग, एंड वी नो लैम्डा इक्वल टू व्हाट, L इफेक्टिव बाय R मिनिमम। So the compressive stress sigma 80, compressive stress for the long column depends upon what? Depends upon length of the column, depends upon lambda, lambda means length of the column और effective length। तो लेंथ ऑफ द कॉलम जहां आएगा साथ ही साथ इंड कंडीशन आ जाएगा, इंड कंडीशन आ गया। उसके बाद किस बात पे डिपेंड कर रहा है, स्ट्रेस की बात कर रहे हैं तो वो एरिया पर डिपेंड करेगा। उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे डिपेंड करेगा, क्योंकि ये जो है लैम्डा, इसको जब हम लोग चेंज करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हम लोग इसको ला सकते हैं। तो जो ये इन सब बातों पे डिपेंड करेगा, किन किन बातों पे डिपेंड करेगा, डिपेंड करेगा लेंथ ऑफ कॉलम पे, डिपेंड करेगा इंड कंडीशन पे, डिपेंड करेगा क्रॉस सेक्शन एरिया पे, और डिपेंड करेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे। तो इन सब चीजों पर ये डिपेंड करेगा, है ना। अब देखिए इसके अलावा क्या है, ये कॉलम का बात था। अब हम लोग स्ट्रट का हम लोग इफेक्टिव लेंथ समझ लेते हैं, है ना। इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट में ले लें।
ठीक है। स्ट्रट क्या होता है? स्ट्रट जनरली आपका एक इंक्लाइन कंप्रेशन मेंबर होता है। जैसे मान लेते हैं हम लोग एक यहाँ पर हमने ट्रस या एक फ्रेम मेंबर ले लिया, तो ये ट्रस मेंबर था। स्ट्रट के बारे में हम पहले ही बोले थे, स्ट्रट इज अ ट्रस मेंबर। तो इसका मतलब है कि स्ट्रट में बेंडिंग मोमेंट नहीं लगेगा। तो हमारे पास ये एक ट्रस है, मान लो इस तरह से। ये सारे जॉइंट्स हैं, ये सारे जॉइंट्स हैं। ट्रस के बारे में हम कल ही बात किए थे कि ट्रस में जो है बेंडिंग मोमेंट डेवलप नहीं होता है, मतलब हर एक मेंबर पे आइदर कंप्रेशन होगा या टेंशन होगा, उसमें कोई बेंडिंग नहीं होगा। तो हम बात कर रहे हैं स्ट्रट का। स्ट्रट का तो स्ट्रट क्या है? स्ट्रट इज ए कंप्रेशन मेंबर। इट इज ए compression member on which no bending moment acts। तो इसमें क्या हो सकता है कि ये भी स्ट्रट हो सकता है, क्योंकि जो इंक्लाइन मेंबर्स होते हैं उसमें कंप्रेशन और टेंशन दोनों हो सकता है। तो मान लो कि अगर इसमें कंप्रेशन डेवलप हो गया, देन इट एक्ट्स लाइक अ कंप्रेशन मेंबर। तब ये एक कंप्रेशन मेंबर की तरह एक्ट करेगा और ये एक स्ट्रट हो सकता है। ये सब एक स्ट्रट हो जाएगा, स्ट्रट हो जाएगा, है ना। अगर ये स्ट्रट, एक स्ट्रट मतलब एक मेंबर यहां से शुरू होकर यहीं पर खत्म हो जाता है ना। अगर इसका स्पेन सिर्फ यहां से यहां तक होता है, इस जॉइंट से इस जॉइंट तक, तो उस तरह के स्ट्रट को हम लोग डिसकंटिन्यूअस स्ट्रट बोलते हैं। ठीक है। इफ स्पेन ऑफ ए स्ट्रट, इफ स्पेन ऑफ ए स्ट्रट is between only two joints, then such strut is known as continuous strut, sorry, discontinuous strut। इफ स्पेन जो है, अगर ये स्पेन यहां से मान लो यहां तक जाता है ना, स्पेन जो है मोर देन टू जॉइंट रहता है ना। इफ स्पेन कवर then it is known as this continuous strut। तो कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस स्ट्रट आप समझ गए होंगे। जैसे दिस स्ट्रट इज डिसकंटिन्यूस स्ट्रट, क्योंकि इसका स्पेन सिर्फ दो जॉइंट के बीच है। ये भी एक डिसकंटिन्यूस, ये भी एक डिसकंटिन्यूस है, ये भी नहीं, ये नहीं होगा। ये यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक जा रहा है। सो दिस इज अ कंटिन्यूस स्ट्रट। अब इस स्ट्रट का हम लोगों को इफेक्टिव लेंथ निकालना है। तो एज पर आईएएस हम लोग देखेंगे इफेक्टिव लेंथ ऑफ स्ट्रट। पहला केस देखते हैं। अगर मान लेते हैं
कि एक स्ट्रट जो है, एक हमारे पास सिंगल एंगल डिसकंटिन्यूअस स्ट्रट है, मान लो ये जॉइंट है हमारा, और इस प्रकार से ये जो है यहाँ पर खत्म हो जा रहा है, और ये सिंगल एंगल है ना, तो एंगल बना देते हैं। इफ आ सिंगल एंगल का लेंथ ले लेते हैं हम लोग, लेंथ हम लोग सेंटर टू सेंटर ऑफ रिवेट्स लेते हैं, है ना। लेंथ जो होगा, लेंथ ऑफ स्ट्रट जो होगा सेंटर टू सेंटर ऑफ रिवेट और वेल्ड। इफ ए सिंगल एंगल डिसकंटिन्यूअस स्ट्रट एक मान लेते हैं कि सिंगल एंगल डिसकंटिन्यूअस स्ट्रट है कनेक्टेड बाय सिंगल रिवेट्स, सिर्फ एक रिवेट से ये कनेक्ट अगर है ना, अगर एक हमारे पास डिसकंटिन्यूअस स्ट्रट है और एंगल का है, और ये जो कनेक्शन है जॉइंट पर, उसमें सिर्फ एक रिवेट है, ओनली वन रिवेट्स है, यहां पर एक रिवेट्स है, यहां पर एक रिवेट्स है, एट ईच एंड, तब जो एल इफेक्टिव होगा ये एल के बराबर होगा। और इस केस में एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस जो होगा, एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस बंद करो, और कैसे होता है, विश्वनाथ म्यूट, प्रशांत को म्यूट करो, उसको भी करो। तो इसमें जो एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस होता है, इसको हम लोग सिग्मा ए सी से डिनोट करेंगे, सिग्मा ए सी डैश, दिस इज 0.8 सिग्मा ए सी, मतलब परमिसिबल एक्सियल स्ट्रेस, दैट इज परमिसिबल एक्सियल स्ट्रेस is decreased by 20%, ये 20% से डिक्रीज कर जाएगा ना। अगर मान लेते हैं सिंगल एंगल डिसकंटिन्यूअस स्ट्रट है ना। दूसरा, इफ अ सिंगल एंगल डिसकंटिन्यूअस स्ट्रट connected with more than two rivets, connected with more than two rivets or welds, if a single angle discontinuous strut connected with two rivets or welds, then इनका जो सेंटर होगा यहाँ और इनका जो सेंटर होगा यहाँ, इनके बीच का डिस्टेंस L होगा, देन L इफेक्टिव इक्वल टू 0.85 L। तब L इफेक्टिव का जो डिस्टेंस, मतलब L इफेक्टिव का जो वैल्यू होगा
दिस विल बी 0.85 एल के बराबर होगा, है ना। और इस केस में जो सिग्मा डैश लेंगे एंड एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस, एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस सिग्मा डैश AC, ये सिग्मा AC के बारे में होगा। देयर इज नो रिडक्शन इन, दैट इज देयर इज नो रिडक्शन इन परमिसिबल स्ट्रेस। नोट कर लीजिए। हाँ, ये सारा कोडल प्रोविजन। रेज कर दें। अगर मान लेते हैं कि ऐसा पॉसिबिलिटी है कि आउट ऑफ प्लेन कोई बकल कर सकता है, तब उस सिचुएशन में हमारा जो एल इफेक्टिव होगा वो एल के बराबर होगा। इफ देयर इज ए पॉसिबिलिटी, if there is a possibility of out of plane buckling of truss, then L इफेक्टिव इक्वल टू L होगा। ये सब इफेक्टिव लेंथ ऑफ स्ट्रट है, फिर हम लोग डिजाइन देखेंगे आगे चल के, ठीक है ना। अभी जो लिखे हैं ये हमारा ट्रस है, दिस इज अ ट्रस। और अगर ये इस तरह से ये प्लेन हो गया ट्रस का, अगर ये ऐसा बेंड करेगा, ऐसा आगे की तरफ बेंड कर जाए या फिर इधर पीछे की तरफ बेंड कर जाए, तो इस प्लेन के बाहर बेंड करता है। अगर अगर इसी ऐसे बेंड करेगा तो इस प्लेन में बकल हो रहा है, मतलब इसके प्लेन में हो रहा है। अगर ऐसे बाहर की तरफ बकल करेगा तो उस केस में क्या होगा कि ये आउट ऑफ प्लेन बकलिंग कहलाएगा और इफेक्टिव लेंथ जो होगा दैट विल बी L इक्वल टू L। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं हम। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला टॉपिक बताएंगे। अब हम लोग देखते हैं लोकल बकलिंग ऑफ फ्लेंज एंड बेब प्लेट ऑफ आई सेक्शन। ठीक है, मान लेते हैं आई सेक्शन हमारे पास एक है, कौन है देखो तो, एक आई सेक्शन हमारे पास है
और इस आई सेक्शन में हम लोग कुछ कुछ नाम दे देते हैं। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, दिस इज टी एफ, सॉरी दिस इज बी, एंड द थिकनेस इज टी एफ, थिकनेस ऑफ फ्लैंज, थिकनेस ऑफ फ्लैंज। ये है विड्थ, विड्थ ऑफ आउट फ्लैंज फ्रॉम जॉइंट ऑफ बेब एंड फ्लैंज। ये बी हमने यहाँ से लिया है, जहाँ पर ये फ्लैंज और बेब एक दूसरे को ज्वाइन कर रहा है, वहाँ से हमने ये दूरी लिया है बी। जब कंप्रेसिव लोड लगेगा इसमें, तो ये क्या है, ये जो आपका फ्लैंज है ना, ये इस तरह से बकल कर सकता है, ये टेढ़ा हो सकता है इस तरह से, ये इस तरह से टेढ़ा हो सकता है, ठीक है। और ये जो बेब है ना, ये बेब आपका जो है इस तरह से बेंड कर सकता है ना, इस तरह से ये बेब जो है, ये बेब आपका इस तरह से बेंड हो सकता है। इस तरह से बकल होने को हम लोग लोकल बकलिंग बोलते हैं, है ना। सो वी यूज द टर्म लोकल बकलिंग। लोकल बकलिंग का मतलब क्या है कि मतलब वो आसपास लोकली कहीं पर वो क्या हो जाए, वो जो है आपका बकल कर जाए। ये जो सेक्शन हमने लिए हैं, दिस सेक्शन इज रोल्ड आई सेक्शन। ये जो सेक्शन है, दिस इज रोल्ड आई सेक्शन। रोल्ड सेक्शन हमने बताए थे आपको, रोल्ड सेक्शन उस सेक्शन को कहते हैं जो सेक्शन हम लोग कहाँ पर बनाते हैं, हम लोग ये सेक्शन जो है इंडस्ट्री में ही बनाते हैं। और बिल्टअप सेक्शन का मतलब मैंने आपको बताया था कि बिल्टअप सेक्शन हम लोग उस सेक्शन को कहते हैं जो कि हम लोग साइट पे बनाते हैं। जैसे कि मान लेते हैं ये आई सेक्शन हमारे पास है, अब ये पहले से आई सेक्शन था यहाँ पर। अब हम लोग क्या किए, इसमें एक प्लेट ऐड कर दिए यहाँ ना, प्लेट हमने जोड़ दिया है। हमने यहाँ पर क्या किया, एक प्लेट जोड़ दिया है। तो प्लेट को जोड़े हैं तो या तो वेल्ड करेंगे या तो रिवेटिंग करेंगे हम लोग। हमने मान लो यहाँ पर रिवेटिंग कर दी है, तो दिस इज नॉन एज बिल्ट अप सेक्शन। अब इस केस में हम लोग जो बी लेते हैं, ये बी हम लोग यहाँ से लेंगे। बिल्टअप सेक्शन के केस में हम लोग जो बी का वैल्यू लेंगे वो कहाँ से लेंगे, बी लेंगे डिस्टेंस बिटवीन आउट, डिस्टेंस बिटवीन आउटलाइन ऑफ रिवेट एंड फ्री एंड। ये डिस्टेंस को हम बी लेंगे, और इसका जो थिकनेस होगा, इसका थिकनेस हम लोग इन दोनों के थिकनेस को जोड़ के जो थिकनेस होगा, दैट विल बी द टी, थिकनेस ऑफ फ्लैंज। तो कहने का मतलब है कि जब किसी आई सेक्शन पे लोड इतना लग जाए कि कंप्रेशन के वजह से उसका फ्लैंज या बेब जो है, ये बेब है, दिस इज नॉन एज बेब एंड दिस नॉन इज फ्लैंज। तो हमारा लोड इतना ज्यादा, कंप्रेसिव फोर्स इतना ज्यादा हो गया है कि जो हमारा बेब है और जो फ्लैंज है ये बकल कर रहा है ना। तो व्हेन फ्लैंज प्लेट, हाँ ये ठीक बोली, करेक्ट। क्या हुआ, देखो ये कॉलम है ना, दिख रहा है, ये कॉलम है, ये जब बकल करेगा ना तो ये बकलिंग कहलाएगा। अब ये आई सेक्शन से बना हुआ है, मान लो ऊपर का क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं हम लोग ऊपर से, तो आई सेक्शन है।
अब आई सेक्शन में फ्लेंज सिर्फ जब बकलिंग करेगा, फ्लेंज, तो वो लोकल बकलिंग कहलाएगा। ठीक है? आधा में बकल नहीं किया, क्रॉस सेक्शन में देख रहे हैं हम लोग। हाँ तो ये क्रॉस सेक्शन है, कॉलम तो ऐसा है, क्रॉस सेक्शन यहाँ आई सेक्शन है ना, तो वो सिर्फ थोड़ा सा बकल यहाँ बकल कर रहा है, ये ऐसे, ये बकल पूरा नहीं कर रहा है, ये ऐसे बकल नहीं कर रहा है, ऐसे बकल नहीं हो रहा है। अरे बेब बकल कर रहा है भाई, तो बेब ऐसे ना है, आई सेक्शन बनाओगे तो ये कॉलम थोड़े ना है, ये तो टॉप व्यू दिख रहा है ना हम लोग, ये तो क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉलम है ना। हाँ तो बेब बकल हो रहा है, हम पूरा लेंथ का बात नहीं ना कर रहे हैं, इसलिए तो लोकल बकलिंग कहला रहा है। when babe plate and flange of a column subjected to compression, then it may buckle locally। तब ये लोकली बकल कर सकता है। ठीक है, इन द केस ऑफ लोकल बकलिंग the critical stress is given as, लोकल बकलिंग के केस में वो लोग क्रिटिकल स्ट्रेस कुछ इस प्रकार से देते हैं, एफ सी आर, दिस इज द क्रिटिकल स्ट्रेस, K इंटू पाई स्क्वायर E बाई 12 म्यू, 12 1 माइनस म्यू स्क्वायर इंटू B बाई टी का स्क्वायर। तो दिस थ्योरी इज गिवन एज थ्योरी ऑफ प्लेट्स। ये आया कहां से? फ्रॉम थ्योरी ऑफ प्लेट्स आया है, दिस कम्स फ्रॉम थ्योरी ऑफ प्लेट्स। तो क्रिटिकल स्ट्रेस का ये फॉर्मूला आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है? दैट इज क्रिटिकल स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी बाई टी का स्क्वायर, यानी कि विड्थ, ये जो बाहर है फ्लेंज का ओवरहैंग है, उस पर डिपेंड करेगा और इसके थिकनेस पे डिपेंड कर, कहने का मतलब ये है। तो टू प्रिवेंट दिस, है ना, टू प्रिवेंट लोकल बकलिंग, अगर हम चाहते हैं कि लोकल बकलिंग ना हो, लोकल बकलिंग ऑफ फ्लेंज प्लेट एंड बेब प्लेट, IS code has following provision। अब IS कोड का कुछ प्रोविजन है, उस प्रोविजन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? B बाई टी एफ या T, उधर T लिख दिए हैं, मतलब उसको TF समझना है, BF या फ्लेंज के लिए पहले करो, अच्छा B बाई TF, और इस बेब का थिकनेस को हम लोग ऐसा करते हैं, विड्थ को हम लोग BW लिखते हैं, उसको B भी लिखे हैं, या इसको BF कर दो तो जो और अच्छा रहेगा, BF और इसको TF, और इसके थिकनेस को आप इसका जो विड्थ है वो है BW और इसका जो थिकनेस है उसको आप TW ले लो, तो BF बाई TF, है ना, BF बाई TF शुड नॉट मोर देन 16 इन WSM। ठीक है, ये हो गया फ्लेंज के लिए। फ्लेंज आपका बकल नहीं करे उसके लिए ये कंडीशन है, हाँ
हेलो, ठीक। पानी कितना इंची हो? हाँ, ओकरा पूछ ना पानी कितना इंची है। ओ, पूछ ली ना कितना इंची है लो पानी। पानी इंची होवे है, इंची में पूछते ली तब बता देते लो। इंची होवे पानी के, पूछते ली तो कितना इंच पानी हो तो बता देते लो। ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं। हम्म 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 हम्म। अच्छा ठीक था, बात करे हो क्लास ले रही हो ने। तो ये हो गया। और अगर हम लोग वेब का बात करें तो विड्थ ऑफ वेब एंड थिकनेस ऑफ वेब, ये जो होगा दैट शुड नॉट मोर देन 50। अभी कोई कल हमको क्वेश्चन भेजा था, वो ध्यान में नहीं आ रहा है, वो ये क्वेश्चन था वहां पर बी एफ बाई टी एफ, तो पूछा था कि बी एफ शुड नॉट मोर देन 16 टी। जो जिनका भी डाउट था वो भी क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से, है ना? हो गया है। हाँ, दोनों डब्ल्यू एस एम में है। ये फ्लेंज के लिए है, वो वेब के लिए। अगर हम लोग इसको बी एफ बाई टी एफ लिखें तो शुड नॉट मोर देन 8.4 इन एल एस एम होते हैं। तो अब यहाँ देखिए, अगर इससे ज्यादा आपका, अब यहां से आप निकाल लेते हैं कि फ्लेंज का थिकनेस हमने कुछ ले लिया, मान लिया कि फ्लेंज का थिकनेस हमने 8 mm ले ली, तो 8 इंटू 16 128। तो विड्थ ऑफ फ्लेंज जो है 128 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा है तो फिर हम लोग उसको उसको लोड कैरिंग कैलकुलेशन में नहीं लाएंगे, है ना? अगर ज्यादा भी है और कट नहीं कर सकते फ्लेंज को वहां, हम लोग 128 mm को ही हम लोग लाएंगे लोड कैलकुलेशन में, है ना? उससे ज्यादा को हम लोग लोड कैलकुलेशन में नहीं लाएंगे। यहां तक क्लियर है सबको? ठीक है, क्लियर है तो नोट करो, फिर हम लोग कल मिलेंगे ना। हाँ हाँ, टी डब्ल्यू थिकनेस ऑफ वेब है। ठीक है, तो कल फिर हम लोग डिजाइन के साथ मिलेंगे, कल हम लोग डिजाइन करेंगे इसका। आज हम लोग जितना भी इंट्रोडक्शन था वो सारा चीज